माय क्यूरियस फेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है द डार्क साइड ऑफ जापान। दोस्तों, अगर आप जापान को बाहर से देखें तो आपको ये रोबोट एडवांस टेक नज़र आएगा। बुनियादी तौर पर सिफर क्राइम रेट, नाकाबिल यकीन सकाफत, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, सेहतमंद आबादी और कंपनियां जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। कई तरीक़ों से जापान एक मिसाली मुल्क है और ये सच भी है। लेकिन अगर आप जापान को करीब से देखें तो आप देखेंगे कि जापान में ज़िंदगी का एक और काला और तारीख पहलू भी है जिससे ज़्यादातर लोग ना वाकिफ़ हैं। जापान में बहुत से लोग हैं जो नाकाम रहे और जॉब तक रसाई हासिल ना कर सके और जापानी माशरे से अलग थलग हो गए हैं। बात है 1980 की, जब जापान को अगले इक़्तिसादी सुपर पावर के तौर पर देखा जाने लगा जो अमेरिका की जगह ले लेगा और पूरी तरह से आलमी माशियत पर कब्जा कर लेगा। इसी तरह जिस तरह से आज हम चीन को देख सकते हैं। अमेरिका में जापान को लेकर बहुत बेचैनी पाई जाती थी। अमेरिका में जापान को लेकर कियास आराइयाँ और फिल्में बनने लगी जिनमें डाई हार्ड, ब्लेड रनर शामिल है और इनमें दिखाया गया कि किस तरह जापान पूरे अमेरिका को खरीदने जा रहा है। तमाम जापानी कॉरपोरेशन के ड्रॉप की खासियत अमेरिका और दुनिया पर कब्जा करना, ये इज़्तिराब जापानी मुआवजे का नतीजा था। मुसलसल 3 दहाइयों की ज़बरदस्त इक़्तिसादी तरक्की मुनफरद जापानी इक़्तिसादी निज़ाम की वजह से मुमकिन हुआ। उस वक्त जापान को मगरबी मॉडल से बेहतर समझा जाता था। जापानी स्टॉक मार्केट बूम कर रही थी और जापान की चीज़ें पूरी दुनिया में छाई हुई थी, चाहे वो गाड़ी हो, इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो या मेडिसिन। उस वक्त जापान में लोगों को ये मालूम था कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते ही उन्हें फ़ौरन नौकरी मिल जाएगी और फिर लाइफ सेट हो जाएगी, क्योंकि जापान में हर जॉब लाइफ टाइम जॉब होती है। और 1990 तक जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया था। लेकिन फिर 1991 में कुछ ऐसा हुआ जो जापान का पूरा फ्यूचर बदलने जा रहा था। असल में 1990 से पहले जापान एक ऐसा इकोनॉमिक एक्सपीरियंस कर रहा था जो उससे पहले दुनिया के किसी भी मुल्क ने एक्सपीरियंस नहीं किया था। रियल एस्टेट ऊपर जा रही थी, स्टॉक मार्केट की बढ़ती मुसलसल पैसा छाप रही थी। लोन लेना इतना आसान था कि बैंक्स ये तक नहीं पूछते थे कि आपको लोन चाहिए किस लिए। लेकिन फिर एक दिन सारा सिस्टम ख़राब हो गया। 1990 से लेकर 1991 तक जापान की स्टॉक मार्केट 45% तक गिर गई। रियल एस्टेट की प्राइस भी 60% से ज़्यादा गिर गई। लोन की अनलिमिटेड सप्लाई की वजह से लोगों ने लिटिल ज़ुम्बीज़ कंपनीज बनाई हुई थी जो कई साल पहले बैंकरप्ट हो चुकी थी, मगर बैंक से लोन मिलने की वजह से वो कभी बंद ही नहीं हुई। जापान की मार्केट इतनी बुरी तरह से क्रैश की कि अब कोई भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। जापान अब इकोनॉमिक टाइगर से एशिया का बीमार आदमी बन चुका था। ऐसी ऊंच नीच तो हर इकोनॉमिक में आती रहती है। फिर जापान के साथ ऐसा डिफरेंस क्या हुआ? दोस्तों, असल में जापान के साथ कुछ ऐसा होने जा रहा था जो उसकी पूरी जनरेशन को अफेक्ट करने वाला था। उस घटना को समझने के लिए हमें जापान के जॉब कल्चर को समझना पड़ेगा। जापान में आपका कॉर्पोरेट कैरियर शुरू होता है शिशोको कैटसीडो से। ये एक जॉब हंटिंग है जिसमें से हर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को गुजरना पड़ता है। सारी बड़ी कंपनियां सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट को हायर करती हैं और कैंडिडेट को बहुत सारे इंटरव्यूज़ और स्कैनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इस टफ प्रोसेस को क्लियर करने वाले को ही लाइफ टाइम जॉब मिलती है। ये बेसिकली जापान में आपको जिस कंपनी में जॉब मिल जाए आप उसको छोड़ नहीं सकते। ये कोई लॉ नहीं, मगर कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि जॉब स्नैचिंग वाले को कोई नौकरी ही नहीं देता। इसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है, मतलब आपको टेंशन नहीं होती कि कल आपको निकाल दिया जाएगा। दूसरी तरफ जॉब मार्केट बहुत रीच्ड होती है। आप सारी ज़िंदगी एक कंपनी के साथ गुजारा करते हो और वो कंपनी जो भी डिसीज़न ले आपको मानना पड़ता है। 1990 में भी हायरिंग का यही प्रोसेस था और ये आज तक चला आ रहा है। अगर आप ये इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर ना कर सके तो समझ लें आपको कोई भी कहीं भी जॉब नहीं मिल सकती। ये ऐसा दरवाज़ा है जो सिर्फ एक बार खुलता है। 1990 में
1990 کے اکنامک کرائسس میں ساری بڑی کمپنیز نے اپنی ہائرنگ فریز کر دی۔ اگلے 13 سالوں تک یہ ہائرنگ ایسے ہی بند رہی۔ اس پیریڈ کو جاپان امپلائمنٹ آئس ایج بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ 1990 میں گریجویٹ ہوئے انہیں اگلے 13 سالوں تک کوئی جاب نہیں ملی، اور جب 2004 میں ہائرنگ دوبارہ کھلی وہ 30 سے 40 سال کے ہو چکے تھے، اور کوئی بھی جاپانی کمپنی انہیں ہائر نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ تو صرف فریش گریجویٹ کو ہائر کرتے تھے۔ یہ ایک پوری نسل تھی، تقریباً 2 کروڑ لوگ، جنہیں لاسٹ جنریشن آف جاپان بھی کہا جاتا ہے۔ اس لاسٹ جنریشن کے بہت زیادہ لوگ بہت کم آمدنی والی جاب کرتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے پیرنٹ کے ساتھ رہتے ہیں اور ان پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ مطلب 13 سے 40 سال کے لاکھوں لوگ آج بھی اپنے پیرنٹس کے پیسوں پر گزارا کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ہاکوموری ہیں، مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو اس عرصے میں اتنے زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سوسائٹی سے بالکل کٹ آف کر لیا۔ سارا دن گھر میں ہی رہتے ہیں، پیرنٹ کے پیسوں پر گزارا کرتے ہیں، نہ کوئی کام کرتے ہیں اور نہ کسی سے کوئی بات چیت کرتے ہیں۔ اور یہیں سے جاپان کی دوسری پرابلم شروع ہوتی ہے۔ جاپان دنیا کی ان چند کنٹریز میں سے ہیں جن کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے۔ جاپان کی 30% آبادی 60 سال سے اوپر ہے، اور اسی لیے جاپان کو سپر ایجنگ کنٹری بھی کہا جاتا ہے۔ اس سپر ایجنگ پاپولیشن کی بڑی وجہ ہے وہ لاسٹ جنریشن، جنہوں نے فائنینشیل کنڈیشن درست نہ ہونے کی وجہ سے کبھی شادی ہی نہیں کی۔ اسی وجہ سے وہ 2 کروڑ لوگوں نے جو جنریشن پیدا کرنی تھی دنیا میں آ ہی نہیں سکی۔ سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشن پوری نہ کرنے کی وجہ سے آج یہ لوگ بالکل کٹ آف ہو کر رہتے ہیں، اور ان میں سے کتنے ہی لوگ سوسائڈ کر چکے ہیں اور کتنے ہی لوگ ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان لوگوں کی اس حالت کا اثر سوسائٹی پر بھی ہے، کیونکہ ان لاکھوں لوگوں کو جاب پر ہونا چاہیے تھا، اور وہ سارا پیسہ جو مارکیٹ میں آنا چاہیے تھا ان لوگوں کے نہ آنے کی وجہ سے نہ آیا۔ اب جاپنیز کی کرنٹ گورنمنٹ ان لوگوں کو لے کر کافی کنسرن ہے، اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح وہ ان لوگوں کو ان کے پیروں پر کھڑا کر سکے، مگر فی الحال ان سب میں جاپنیز گورنمنٹ کو کوئی خاص کامیابی نہیں مل سکی۔ اسی وجہ سے وہ جاب کلچر جس میں صرف فریش گریجویٹ کو جاب ملتی ہے اور پھر ساری زندگی وہ اس کمپنی کو چھوڑ نہیں سکتے، اس وجہ سے ہر سال بہت سے لوگ جن کو فریش گریجویٹ ہونے کے بعد جاب نہیں ملتی وہ بھی اس لاسٹ جنریشن کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ کیا جاپنیز گورنمنٹ یہ مسئلہ حل کر پائے گی؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، اور ہاں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ جاپان کا جاب ہنٹنگ پروسیس کیسا ہے۔